नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि स्टार बैच हमने लास्ट ईयर ख़त्म किया था और स्टार बैच की सारी क्लासेस 70 के अराउंड क्लासेस हमने करी थी, जिसमें एडवांस मैथ्स को पूरी तरीके से ख़त्म किया गया था। उसी तर्ज पे हमारा स्टार बैच 2.0 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम कुछ चीज़ें मैं बता दूँ। चूँकि पहली क्लास है, ये बैच फ्री होगा और ये कंपटीशन प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे स्टार बैच 2.0 प्लेलिस्ट में इसकी क्लासेस ऐड होती जाएंगे। ठीक है, जो चीज़ें उसमें पढ़ाई जा चुकी हैं स्टार बैच 1.0 में, यानी पहले बैच में एडवांस मैथ्स की, वो चीज़ें आप लोग वहाँ से पढ़ेंगे और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट का रिवीजन करवाया जाएगा। बट उतना डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि हमने पूरे सिलेबस को 20 to 25 डेज़ में ख़त्म करने का निश्चय किया है, निर्णय लिया है। ठीक है, इस बैच की कुछ खासियत बता दूं। हमने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया है। नंबर सिस्टम पे हम स्टार बैच जो पहला वाला बैच था, हमने नंबर सिस्टम पे ख़त्म किया था, जहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल्स वगैरह कराया था। हालांकि आप टेंशन ना लें, डिविजिबिलिटी रूल्स वगैरह इसमें भी रिवाइज करवा दूंगा। बट अगर आपको डिटेल में जाना है, नंबर ऑफ फैक्टर से लेकर हर चीज़, तो स्टार बैच की पिछली क्लासेस जो नंबर सिस्टम की, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। PDF आपको एक दिन बाद मिल जाया करेगा, जिससे कि मैं अगर कोई क्वेश्चन में करेक्शन करना हो तो मैं करके फिर अगले दिन PDF में सही करके आपको प्रोवाइड करूं, ताकि आप सॉल्व करते टाइम परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले एक बार सारे लोग जय माता दी कमेंट कर दें, क्योंकि हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है और माता की कृपा रही, सरस्वती माता की, तो ये बैच बहुत अच्छा रहेगा, जैसा कि हमारा स्टार बैच था। ठीक है, स्टार्ट बैच कह रहा हूँ, स्टार बैच की स्टार्टिंग बोलना चाह रहा था। ठीक है, तो चलो हम कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने जहाँ पे स्टार बैच को ख़त्म किया था, हमने स्टार बैच में नंबर सिस्टम में बेसिकली क्या क्या पढ़ लिया था। नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, होल नंबर्स क्या होती हैं, इंटीजर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, जिसको PYQ के रूप में निरूपित किया जा सके, जहाँ पे P और Q दोनों नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए। इरेशनल नंबर ऐसी नंबर्स होते हैं जिनको PYQ के रूप में न निरूपित किया जा सके, यानी कि जिनका कहने का मतलब ऐसा हो कि जिनकी वैल्यू रिकरिंग जो हो, रिकरिंग इन द सेंस कि वो ख़त्म ही ना हो, ठक 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 करके वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा हो, इरेशनल नंबर होता है। कंपोजिट नंबर होता है कौन सा नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर्स में से कंपोजिट नंबर क्या होता है, आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है। सबसे पहले प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जिनका केवल और केवल 2 फैक्टर होता है, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर सेल्फ में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो आप कहेंगे नेचुरल नंबर्स जो हैं, नेचुरल नंबर्स कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर्स में से अगर हम प्राइम नंबर को निकाल दें, यानी कि नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर्स को निकाल दें, तो जो नंबर्स मिलेंगी वो आपके कंपोजिट नंबर, या क्या हम कंपोजिट को हिंदी में कहते हैं, हिंदी एक्चुअली इसकी मुझे मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, आप कंपोजिट ध्यान रखेंगे कि कंपोजिट नंबर्स वो होती हैं जो जिनके, अगर हम नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर्स निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइम नंबर्स वो संख्या जिनका कोई फैक्टर ही नहीं है एक और सेल्फ के सिवा, और नेचुरल नंबर्स सारी नंबर हो गए। तो इसमें से अगर हम ऐसी संख्याएं निकाल दे रहे हैं जिनका कोई फैक्टर नहीं है, तो हमें कंपोजिट नंबर के सेट में, यानी कंपोजिट नंबर्स में वो संख्याएं मिलेंगी जिनके, कंपोजिट नंबर में वह संख्याएं मिलेंगी जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। यानी कंपोजिट नंबर ऐसी नंबर होती है जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो। क्लियर बात हो गई। अगर हम को प्राइम नंबर की बात करें, को प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे प्राइम तो पढ़ लिया, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होती हैं, 2 नंबर्स को को प्राइम या सहअभाज्य संख्याएं तब कहेंगे, जैसे अगर मैं कह दूं 4 और 9, क्या कोई नंबर प्राइम है? 4 और 9 कोई प्राइम है? नहीं है। लेकिन 4 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 2 और 4, तो ये कैसे नंबर हो गए कंपोजिट। 9 के 1 3 और 9, ये दोनों नंबर प्राइम नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि 4 और 9 का एक को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसी 2 संख्याएँ, ऐसी 2 नंबर्स जिनका केवल और केवल एक, मतलब कि ऐसी 2 नंबर्स, यानी कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका केवल और केवल एक कॉमन फैक्टर हो, वो को प्राइम नंबर कहलाएंगे। और वो एक कॉमन फैक्टर कौन सा होना चाहिए? 1। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं, एक को अगर छोड़ दें तो ऐसी 2 संख्या जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? को प्राइम यानी सहभाज्य संख्या कहेंगे। फैक्टर्स का मैंने बताया था, फैक्टर्स का कुछ बेसिक चीज़ बता दूँ कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना कैसे होता है। जैसे मान लो कोई संख्या को, सबसे पहले देखो बेसिक चीज़ें रिवाइज करवाए दे रहा हूँ। अगर हम किसी संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने, तो सबसे पहले उसको अभाज्य संख्या के पावर के फॉर्म में लिखो। मान लो हमने लिख लिया 2 पावर A 3 पावर B 5 पावर C,
5 पावर c। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स सबके पावर में एक एक ऐड कर दो और गुणा कर दो। तो a+1 b+1 और c+1 जो होगा सबके पावर में एक एक ऐड कर दिया और गुणा कर दोगे तो ये जो संख्या मिलेगी वो नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स अगर निकालना है तो आपको क्या काम करना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या करेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए आप 2 के पावर में, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा जाए तब तो आपने कहा सबके पावर में क्या जोड़ेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा जाए तो आप सबके पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर देंगे। अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर की बात कर दिया जाए तो 2 के पावर में नहीं जोड़ेंगे, यानी 2 के पावर में नहीं जोड़ने का मतलब कि 2 का पावर a ही रहने देंगे, बाकी दोनों के पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर देंगे। यानी नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकलेगा कि 2 पावर a है तो 2 पावर a का पावर a ही लेंगे, 3 पावर b तो इसमें b+1 कर देंगे और c में 1 जोड़ देंगे यानी c+1। यानी नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स इतने हो गए। अब नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स इतने थे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स इतने, तो ऑड फैक्टर्स कैसे निकलेंगे। ऑड फैक्टर्स के लिए आप क्या काम करेंगे, ऑड फैक्टर्स के लिए भैया ऑड फैक्टर्स के लिए 2 वाला लेंगे ही नहीं, यानी कि b+1 c+1 जो होगा प्रोडक्ट वो हो जाएगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने रिवाइज करवानी थी, वो रिवाइज करवा दी। ठीक है, एक चीज़ और होता है आपका कॉन्सेप्ट, क्या होता है कि सम ऑफ फैक्टर्स क्या होता है। सम ऑफ फैक्टर्स का अगर मान लो कोई संख्या लिखी गई 2 पावर a गुणे 3 पावर b, इसको हमने सबसे पहले अगर किसी संख्या के फैक्टर्स का सम निकालना है तो आप सबसे पहले क्या काम करते हैं, आप उसको प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या के पावर के रूप में लिखेंगे। हमने लिख लिया अभाज्य संख्या, क्या एक अभाज्य संख्या है, क्या 1 इज 1 अ प्राइम नंबर, नो। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए मिनिमम 2 फैक्टर्स होने चाहिए। मिनिमम क्या मतलब प्राइम नंबर होने के लिए केवल और केवल मिनिमम नहीं, प्राइम नंबर होने के लिए ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। कौन कौन से, एक तो 1 हो जाएगा और दूसरा वो नंबर सेल्फ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमसे कहा जाए कि कोई संख्या के सम ऑफ क्या निकालना है, फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों का योग निकालना है, तो आप कहते हैं गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा, आप पहले उसको मतलब वो जो संख्या होगी उसको प्राइम नंबर्स के पावर के फॉर्म में लिखोगे। प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में लिखने के बाद आप देखो 2 के पावर a आ रहा है तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट करोगे, फिर 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, फिर डॉट 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 2 के पावर a तक जाओगे। ठीक है, और ऐसे 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 डॉट 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 3 के पावर b तक जाओगे। ठीक है, 3 के पावर b तक, और इसका क्या कर दोगे गुणा, तो ये आ जाएगा सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। अब अगर आपसे सम ऑफ इवन फैक्टर्स कहा जाए, ठीक है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स आ जाए तो क्या कहेंगे, जैसे मान लो सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है तो क्या कहोगे बताओ। सम ऑफ इवन फैक्टर्स के लिए जैसे अभी हमने कहा था कि यहाँ पे 2 टोटल फैक्टर सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालेंगे, अगर हम कहें ये सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला लिख लिया, साथ साथ नोट करते रहना। ठीक है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स का तो आप कहेंगे ये वाला नहीं लेंगे, बाकी ले लेंगे। ठीक है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स आप कहेंगे सम ऑफ फैक्टर्स माइनस सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स हो जाएगा। क्लियर, या सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना है तो आप ऐसा कह सकते हैं 2 वाला छोड़ दो है ना। अगर सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना है, देखो एक संख्या है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना है, इसको डिटेल में आप स्टार बैच के पहले वाली क्लास में देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स अगर निकालना है, ठीक है, ऑड फैक्टर्स बेसिक चीज़ समझ लो। मान लो 2 पावर a लिखा हुआ है, उसको 3 पावर b और 5 पावर c के फॉर्म में लिखा है, तो सबसे पहले क्या काम करो, ऑड फैक्टर निकालें, यानी 2 वाला होना ही नहीं चाहिए, इसको निकाल दो। आप जो बचा उस पर वही वाला फॉर्मूला लगा दो, यानी ये संख्या मान लो ये संख्या इसके टोटल फैक्टर्स का सम, यानी कि 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 डॉट 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 3 के पावर b इंटू 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 डॉट 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 5 पावर c, ये हो जाएगा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ये क्लियर हो गया एकदम। अब एक चीज़ और आते हैं, रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, रिकरिंग मतलब अशांत दशमलव। अशांत दशमलव वो दशमलव होता है, जैसे अगर हम 1/3 की बात करें, सबसे छोटा अशांत दशमलव लिखने के लिए 1/3 लिख लिया। 1/3 को अगर डिवाइड करते जाते हैं 0.33333333 डॉट 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 नेवर एंडिंग हो जाता है, यानी कि ये कभी ऐसा नहीं होगा कि अब ख़त्म हो गया अब इतने तक, यानी कि इसको हम लिख देते हैं 0.3 के पावर बार। बार मतलब होता है 3 पे बार, मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल जैसे अगर हम बोलें इसको, अब एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है, मान लो, अब इसको सबसे पहले समझो एक चीज़, रुक जाओ, हाँ अब यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, अब मान लो रिकरिंग डेसिमल से हमें पहुँचना है, यानी अशांत दशमलव से हमें कहाँ पहुँचना है, फ्रैक्शन में। ठीक है, अब पहले सबसे पहले समझो
सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ कि 10/9 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 9 एकम 9, 1 बचा, फिर दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 9 एकम 9, 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 यानी डॉट 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 नेवर एंडिंग हो जाएगा, यानी 1.1 पे बार हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर 10/9 कहीं लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1.1 पे बार। क्लियर हो गया। अब अगर कहीं पे ये वाली संख्या लिखी है तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले क्या काम करना है, आप इस संख्या को, जो संख्या लिखी है उसको लिखो। ठीक है, आपको क्या काम करना है, ऐसे समझो, ये इसमें बार कितने पे लगा है, इसमें बार दशमलव के पहले लगा हुआ है नहीं, तो आप इसको ऐसा लिख लो, सिंपल सी बात है, 1 + 0.1 पे बार। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, आपको इसको फ्रैक्शन में बदलना है, इसको भिन्न में बदलना है। तो आप कहेंगे 1 पे बार लगा है, तो आप पहले बट्टे लगो, कितनी संख्याओं पे बार है, एक संख्या पे, तो उतनी बार 9 लिख दो। ठीक है, और जिस पे बार लगा था वो संख्या ऊपर लिख दो, तो 1/9, तो आपका बन गया 1 + 1/9, यानी कि 10/9, उल्टा भी कह सकते हो ऐसे। क्लियर हो गया। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कहीं पे लिखा है 0.5327 पे बार है, इसको बदलना है हमें किस में, इसको हमें बदलना है डेसिमल फ्रैक्शन में। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, बटे लगाएंगे, कितने संख्याओं पे, कितनी नंबर्स ऐसी हैं जिन पे बार लगा हुआ है, 2, तो 2 बार 9 लिख देंगे। कितनी संख्याएं ऐसी हैं डेसिमल में जिन पे बार नहीं लगा हुआ है, 2, तो उतनी बार 0 आ जाएगा। ये कौन सी संख्या है, ये वो संख्या है जिसमें बार लगा है, बार मतलब ये वाला ऊपर जो लगा, और ये क्या है, नंबर ऑफ नंबर्स जिस पे बार नहीं लगा है, यानी विदाउट बार। हमने क्या काम करना है, हमने सबसे पहले देखना है कितनी संख्या पे बार लगा उतने 9, और कितने पे बार नहीं लगा उतने 0, तो 99 हो गया। अब क्या काम करना है, आपकी जो संख्या थी उसको लिख लो, दशमलव भूल जाओ, 5327 लिख लिया। इसमें से क्या घटाना है, जिस पे बार नहीं था उसको घटा दो, यानी किस पे बार नहीं था, 53 पे बार नहीं था, तो इसको घटा दो, यानी ये कितना हो गया, 5327 में से 53 घटेगा, यानी कि आपको 5274/99 आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। अब इसको काट पीट लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, मान लो लिखा है 0.112 पे बार। ठीक है, अब मान लो इसको बदलना है, हमने क्या काम करना है, सबसे पहले बटे का साइन यानी डिवीज़न का साइन, डिवाइडेड बाई का साइन, बाई का साइन, और कितने नंबर्स ऐसे हैं जिन पे बार लगा हुआ है 2, यानी कि 99, कितने ऐसे हैं जिस पे बार नहीं लगा हुआ 1, तो उतना 0। फिर हमें क्या काम करना है, पूरी संख्या लिख लेनी है ऊपर 112, और उसमें से क्या घटा देना है, जिस पे बार नहीं लगा हुआ, यानी 1 घटा देना, यानी आपका कितना हो गया, 111/990, 111/990 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, 111/190 आपका 990 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो, तो आपको समझ आ गया रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। क्लियर। प्राइम नंबर मैंने आपको क्या बताया, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो। अब क्या होता है ना कि हम जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा 1 आता है, हम 1 पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये प्राइम नंबर है। नहीं, 1 के कितने फैक्टर हैं, 1, कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए। इसके कितने फैक्टर, 1 ही, तो 1 खत्म हो गया, 1 तो प्राइम नंबर है, यानी सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, ध्यान रखना। ठीक है, 2 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 1 और 2 ही फैक्टर होने चाहिए प्राइम नंबर हो। अब देखो, अगर 2 से स्टार्ट करें तो कौन कौन सी प्राइम नंबर होगी, 2 होगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, 9 नहीं होगी, फिर 11 हो जाएगी, फिर 13 हो जाएगी, फिर ऐसे 15 नहीं होगी, 17 हो जाएगी, फिर 19 हो जाएगी, फिर 21 ना होकर 23 हो जाएगी, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब छोटी संख्या है तब तो हमें याद है कि ये क्या है, प्राइम नंबर्स। बट क्या होता है कई बार ना कि बड़ी संख्याएं दे दी जाती हैं और पूछ लिया जाता है कि क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, उसके लिए सबसे पहले मान लो कोई संख्या दे दी गई p और पूछा गया कि ये प्राइम है या नहीं, ये अभाज्य संख्या है या नहीं। आपको क्या काम करना है कि p के आसपास के क्या काम करना है, p के आसपास के जो संख्या है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यानी कि p का स्क्वायर रूट फाइंड किया, यानी कि वर्गमूल फाइंड करा। मान लो p का वर्गमूल q आ गया, p कोई संख्या दी गई थी, पूछा गया था प्राइम नंबर है या नहीं, हमने p का वर्गमूल फाइंड किया जो कि q आ गया। p या p के आसपास की किसी संख्या का वर्गमूल फाइंड किया, हमेशा कम वाली ट्राई करना। ठीक है, कि कम वाली कौन सी है, तो आपने फाइंड किया कि भैया q ऐसा संख्या है जो रूट p के वर्गमूल के करीब है। ठीक है, करीब है, वो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, यानी रूट p का वर्गमूल मतलब p का जो वर्गमूल है रूट p वो q के बराबर आ गया। p भी एक नंबर है और q भी एक नंबर है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया
क्यू कैसी नंबर होनी चाहिए, मतलब पी में कुछ चाहे जोड़ना पड़ जाए चाहे घटाना पड़ जाए, लेकिन क्यू की वैल्यू इंटीजर ले आओ। ऐसा करो, मान लो आपको जैसे 121 दिया गया, अब पूछा 123 प्राइम नंबर है या नहीं, तो 123 के आसपास सबसे ऐसी संख्या कौन सी है जो परफेक्ट स्क्वायर है, 121 का वर्गमूल 11। तो यहाँ पे पी की वैल्यू 123 है, क्यू की वैल्यू 11, ये समझा रहा था मैं, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, क्यू से जस्ट छोटी प्राइम नंबर्स लिखते चले आओ। क्यू से जस्ट छोटी प्राइम नंबर, मान लो कि 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, डॉट 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 कुछ हो सकती है, ठीक है। आपको क्या काम करना है, आपको क्या काम करना है, आप सबसे पहले क्या काम करेंगे कि क्यू से छोटी प्राइम नंबर्स लिखेंगे और उनसे इस पी को डिवाइड करके देखेंगे। आपने पी का वर्गमूल निकाला, जो कि मतलब पी के नियर बाई संख्या का वर्गमूल निकाला, जो कि क्यू है। अब क्यू से जस्ट छोटी प्राइम नंबर्स लिखी और उनसे डिवाइड कर करके पी को देखा। अगर पी उन प्राइम नंबर्स में से किसी एक से डिवाइड हो गई तो ये प्राइम नंबर नहीं है, और अगर नहीं डिवाइड हुई तो ये प्राइम नंबर है। क्लियर हो गया। अब हम इस पर एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे 123 का चेक करना है। आपसे प्रश्न आ गया, इज 123 अ प्राइम नंबर। आपने क्या काम किया, 123 का वर्गमूल परफेक्ट स्क्वायर देने वाली संख्या 121 है, तो 11 लिख ले। 11 से जस्ट छोटी प्राइम नंबर लिख लो, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। किसी से ये कट रहा है नहीं, ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से, ना, ठीक है। आपने कहा कट रहा है, मैंने कहा किससे, आपने कहा 3 से मैंने कहा कैसे, आपने कहा 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 एकम 3 से कट गया, यानी क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं है। तो यानी कि इसका कौन कौन सा फैक्टर हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 41 हो गया और 123, इसके 4 फैक्टर हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगी। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 177 कह दिया गया। 177 के आसपास वाली जस्ट संख्या जो वर्गमूल दे दे, परफेक्ट स्क्वायर हो, 169 का वर्गमूल 13 से छोटे लिख लो, 13 से छोटे प्राइम नंबर लिख लो, तो पहले 13 लिख लो, फिर 11 लिख लो, फिर आपका 7 लिख लो, फिर 5 लिख लो, फिर 3 लिख लो, फिर 2 लिख लो। किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, देखो कट रहा है, नहीं कट रहा है। आप कहें 13 से, 13 एकम 13, 4 से 43 नहीं कट रहा है, 11 से 11 एकम 11, 6 से 67 नहीं कट रहा है, 7 से 7 दूनी 14 ये नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 3 से आपने कहा 3 से 7 7 14 1 15, यानी 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, यानी 3 से काटेंगे 3 5 6 15, 3 9 27, यानी कि इसके कौन कौन से फैक्टर हो गए, 1 हो गया, 3 हो गया, 59 हो गया और 177 हो गया। क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आप क्या काम करेंगे, पहले उसका वर्गमूल निकालेंगे उसके आसपास की किसी संख्या का, फिर उससे छोटी प्राइम नंबर्स लिखेंगे और प्राइम नंबर से डिवाइड करने पे अगर वो कट जा रही है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर कट नहीं कटी तो फिर प्राइम नंबर है। क्लियर हो गया। हालांकि हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं, बट फिर भी रिकैप करवाऊंगा, यानी कि हमें चीज़ें एक बार चेक करेंगे कि भैया आपको चीज़ें याद हैं या नहीं। देखो, सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल पे लिखते हैं 1 से सारी संख्याएं कट रही। 2 से कटने के लिए यूनिट डिजिट जो होना चाहिए, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 0 2 4 6 8 कुछ भी है तो ये संख्या 2 से कटेगी। 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो है सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि अंकों का योग। अगर 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कटेगी, विभाजित होगी, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगी। 4 का है कि लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या जो होनी चाहिए वो 4 से कटनी चाहिए। लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या 4 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। 5 का है, लिखते रहना साथ साथ, 5 का है कि यूनिट डिजिट 0 या 5 हुई तो वो 5 से कटेगी। 6 का है, 6 का अगर वो 2 से कट रही है, 3 से कट रही है तो 6 से भी कटेगी। क्लियर हो रहे हो ना। चलो 7 का क्या है, 7 का है कि आपको क्या काम करना है। अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, 7 पहले छोड़ दो, 7 को हमने छोड़ दिया, अभी मैं इकट्ठे करवा रहा हूँ, पहले 8 का लिख लो। 8 का क्या है, 8 का है जैसे 4 का था लास्ट 2 डिजिट, तो 8 का हो जाएगा लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या जो है, लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या जो है वो अगर कट रही है 8 से तो ये 8 से कटेगा। 9 का क्या है, सम ऑफ डिजिट्स 9 से कट रहा है तो 9 से कटेगी। 10 का क्या है, यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए, 10 से कट जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं पहले 7 पे, फिर 11, फिर 13, ऐसे करेंगे। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लिख लो, ये इस पर मैंने एक अलग भी कर रखा है। देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल छोटा सा है कि आपको क्या काम करना है कि जैसे मान लो कोई संख्या दे दी गई 343, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, यूनिट डिजिट को उठाना है। यूनिट डिजिट इसमें क्या है, 3 का कर लेना है दूना, 3 दूनी 6, और 6 को 34 में से घटाना है, कितना है 28। आपको यूनिट डिजिट लेना है, उसका ट्वाइस करके जो बची हुई संख्या उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो जो संख्या आई, यानी कि जो नंबर आई 28, वो डिविजिबल है 7 से, तो वो संख्या 7 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 7 का एक डिविजिबिलिटी रूल डिटेल में भी है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो 7 का समझ आया, यूनिट डिजिट का दुगना करा, जो बची हुई संख्या उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, जो संख्या फाइनली आई वो 7 से कट रही है तो संख्या 7 से कट जाएगी। अब हम आ लेते हैं 11 का।
11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो। मान लो कोई संख्या ले ली 21, 73, 82, 21, 73, 82। अब इसका हमें चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं। अल्टरनेट डिजिट का सम लिया, अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ के, तो 2, 3, 5, 1, 6 हो गया। इधर देखोगे 2, 7, 9, 8, 17 हो गया। अब जो आपने सम लिया 6 और 17, इसका ले लेंगे डिफरेंस, 17 और 6 का डिफरेंस 11। अब आप जब डिफरेंस लेते हो तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, अगर डिफरेंस जो है, पहले आप क्या काम करेंगे, अल्टरनेट डिजिट का सम लेंगे। अगर अल्टरनेट डिजिट का सम जो आए उनका डिफरेंस यानी कि 6 और 17 का डिफरेंस 0 है या 11 के टेबल का है, 0 है या 11 के टेबल का, 0 है या 11 के टेबल का है, तो वो संख्या 11 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। आपको क्या काम करना है, अल्टरनेट डिजिट का सम लिया, 6 और 17 का डिफरेंस 11, 11 के टेबल का है बिल्कुल, तो ये संख्या 11 से कटेगी। मान लो यहाँ पे 33 होता, अब इसका सम कितना हो जाता, 7, 7 और 17 का डिफरेंस 10, क्या 0 था, नहीं, क्या 11 के टेबल का था, नहीं, तो ये संख्या ना कटती। क्लियर हो गया 11 का। अब आते हैं हम 13 पे समझिएगा। देखो, आपको सबसे पहले एक संख्या ले रहा हूँ 2197, ये 11 से कट रही है या नहीं कट रही है, ये हमें फाइंड करना है। आपको क्या काम करना है, यूनिट डिजिट लेना है। क्या काम करना है, जैसे 7 के केस में यूनिट डिजिट लेते थे, वैसे यहाँ भी यूनिट डिजिट लेंगे। यूनिट डिजिट यहाँ पे 7 है, यूनिट डिजिट का करना है 4 गुना, 7 चौको 28, 7 चौको 28। आपको क्या काम करना है, यूनिट डिजिट लेना है, यूनिट डिजिट का 4 गुना करना है। यूनिट डिजिट का 4 गुना किया 28, और ये 28 को बची हुई संख्या में जोड़ देना है। 219 + 28 कितना हो जाएगा, 247, 247 कितना हो जाएगा, 247। अब ये जो संख्या आई उसमें 13 से डिवाइड करके देखना, अगर 13 से कट जा रही है तो पूरी संख्या 13 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। 13 9 जा 13, बचा कितना 117, 13 9 जा 117, तो ये कट गई, तो यानी कि ये संख्या 13 से कट रही थी, अदरवाइज नहीं। आपको क्या काम करना है, यूनिट डिजिट का 4 गुना करना है, बची हुई संख्या उसमें जोड़ना है। अगर वो संख्या जो आई वो 13 से कट रही है तो फिर संख्या पूरी 13 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। ठीक है। 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ये रिकैप कर रहे हैं, सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। ठीक है, चलो बताओ 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 17 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, ठीक है, कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, मान लो एक संख्या मैं ले रहा हूँ 5 6 9 3, ठीक है, ये कोई संख्या। अब हम वैसे देखो 13 11 जो ये रूल पढ़ रहे हैं 11 13 17 का, आप वैसे भी डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये रूल है तो बता दे रहा हूँ कि अगर 17 का डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता का नियम पढ़ने जाएं तो आपको क्या काम करना है, आपको यूनिट डिजिट उठाना है। 7 13 और 17 तीनों के केस में यूनिट डिजिट उठाना है। यूनिट डिजिट का क्या गुना करना है, 5 गुना करना है। 5 गुना करने के बाद अगर ये संख्या आई, क्या काम करा, पहले हमने संख्या ली, संख्या का यूनिट डिजिट का 5 गुना किया, 3 × 5 = 15। अब इसको क्या काम करना है, 15 को बची हुई संख्या में से घटाना है। 569 में से अगर 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 554 आ जाएगा। क्या काम करना है, यूनिट डिजिट लेना है, उसका 5 गुना करा। 5 गुना करने के बाद जो संख्या आई उसको रिमेनिंग नंबर, यानी कि जो रिमेनिंग नंबर कितनी थी 569, इसमें से घटाना है, बचा कितना 554। अब इस 554 पे 17 से डिवाइड करना। अगर ये संख्या कट गई 17 से तो पूरी संख्या 17 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 17 4 जा और 17 3 जा कितना हो गया 51, यानी कि बचा कितना 17 दूना 34। तो 5693 कटेगी नहीं कटेगी, बताओ 5693 जो होगी वो कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल कटेगी। क्लियर हो गया, कटेगी। अरे भैया बताओ 17 3 51 हुआ, ठीक है, और ये 4 बच रहा था, क्या 2 से कटा, नहीं, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये मैं जानबूझ के गलती कर रहा था। ठीक है, तो ये संख्या नहीं कटेगी। क्लियर। आज हमें मेनली 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ दिए थे, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम क्या है, और लार्ज पावर का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम है क्या, देखो सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूँ कि आप एक बात बताओ, 144 को 7 से डिवाइड करके आप बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप कहेंगे रिमाइंडर 7 × 20 140 हो जाएगा, नहीं रिमाइंडर 4 बचेगा। ये तो छोटा था तो आपने निकाल लिया। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम बड़े बड़े प्रोडक्ट, अब 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 × 12 लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज 12 × 12, और इसको 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताओ,
रिमाइंडर थ्योरम क्या काम कहती है कि अगर ए गुणे बी के फॉर्म में लिखा हुआ है और सी से डिवाइड करना है, यानी ए इंटू बी लिखा है और उसको सी से डिवाइड कर, तो आप प्रत्येक को सी से डिवाइड कर लो, यानी कि 12 को, इस वाले 12 को भी 7 से डिवाइड करो, इस वाले 12 को भी 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 7 × 7 शेषफल कितना बचेगा 5, यहाँ पे भी 5। मान लो रिमाइंडर ए और बी आया, और मतलब देखो अगर आपने लिखा होता ए इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है, और रिमाइंडर हर केस में R1 R2 R3 आया होता, तो आपको क्या काम करना है, R1 R2 R3 का प्रोडक्ट लेना है और उसको D से डिवाइड करके देखना है, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका इस मतलब एक्सप्रेशन के लिए रिमाइंडर हो जाएगा। दैट्स इट। क्लियर हो गया? चलो मैं समझाता हूँ फिर से। तो हमने जैसे अभी मैंने क्या समझा रहा था कि मान लो A इंटू बी इंटू सी इंटू डी को मान लो M से डिवाइड करना है, ठीक है। अब आप एक काम करते कि ABCD का प्रोडक्ट निकालते, मान लो प्रोडक्ट X होता, X को M से डिवाइड करते और फिर निकाल लेते कि कितना बचेगा शेषफल, वही शेषफल हो जाता। पहला केस ये है। रिमाइंडर थ्योरम क्या काम कहती है, रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि आप क्या काम करो, इन सब को M से डिवाइड करो। मान लो यहाँ पे रिमाइंडर आया R1, यहाँ पे रिमाइंडर आया R2, यहाँ पे रिमाइंडर आया R3, यहाँ पे रिमाइंडर आया R4। फिर क्या काम करना है आपको, R1 R2 R3 R4 का प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि बीच में प्रोडक्ट था, तो प्रोडक्ट लेके M से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा इसका R1 R2 R3 R4 में डिवाइड कर, क्योंकि छोटी संख्याएं मिलेंगी। देखो बड़ी बड़ी संख्याओं को जो M से डिवाइड करोगे तो छोटे छोटे रिमाइंडर मिलेंगे, इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। यानी कि आपको क्या काम करना है, मान लो R1 ये M से A को डिवाइड करा R1 शेषफल आए, M से B को डिवाइड करा R2 शेषफल आए, M से C को डिवाइड करा R3 शेषफल आए, M से D को डिवाइड करा R4 शेषफल आए। तो R1 R2 R3 R4 को उनके बीच में जो ऑपरेशन था, यहाँ पे गुणे का था, मल्टीप्लाई का साइन लगा, और इस रिजल्ट को M से डिवाइड कर जो रिमाइंडर आएगा, मान लो रिमाइंडर आ रहा है, तो वही इस एक्सप्रेशन के लिए रिमाइंडर हो जाएगा। सिंपल सी बात। अब आपने कहा चलो यहाँ पे प्रोडक्ट था, तब तो ये हो गया। मान लो यहाँ पे प्लस होता, मान लो A प्लस B प्लस C और प्लस D होता, और इसको M से डिवाइड करने पे रिमाइंडर पूछा जाता। सिंपल सी बात है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया था R1, यहाँ पे कितना आया था R2, यहाँ पे कितना आया था R3, यहाँ पे कितना आया था R4। M से A को डिवाइड करा तो इतना है, M से B को डिवाइड करा तो इतना है, M से C को डिवाइड करा तो रिमाइंडर इतना है, M से D को डिवाइड करा तो रिमाइंडर इतना है। आपने कहा फिर क्या काम करना है, R1 R2 R3 और R4 लिखना है, और उनके बीच में ऑपरेशन कौन सा लगाना है, जो यहाँ पे प्लस, यानी सभी रिमाइंडर को जोड़ देंगे। अब इसको M से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर इसका आएगा वही आपके एक्सप्रेशन के लिए रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा आपको चीज़। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन दिया गया 17 × 23 डिवाइडेड बाई 12, रिमाइंडर कितना होगा। तो आप पहला ऑप्शन आपके पास क्या था, 17 × 23 करते तो आपका कितना हो जाता 391, क्योंकि 340 और 51 होता 391 हो जाता। 391 को 12 से डिवाइड करते, 12 × 36 आता, 3 × 31 हो जाता, 12 × 2 = 24, 7 रिमाइंडर हो जाता है, यानी आपका आंसर 7 हो जाता। ये तो छोटा एक्सप्रेशन था, तो आपने मल्टीप्लाई करके फिर इसमें डिवाइड कर लिया, आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर बड़ा एक्सप्रेशन लिखा होगा तो आपको क्या काम करना है, रिमाइंडर थ्योरम कहती है 12 से 17 में डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना छोड़ा 5, 12 से 23 में डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना छोड़ा 11, 5 × 11 कितना हुआ 55, 55 को 12 से डिवाइड कर लो, 12 × 4 = 48, रिमाइंडर कितना बचा 7, तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा 7। क्लियर हो गया? अब यहाँ से अभी निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम भी आएगी, ठीक है। पहले आप ये समझ लो, रिमाइंडर थ्योरम समझ आई। अब इस पर एक क्वेश्चन करके देखें। चलो ये प्रश्न करो। कहा कि 61 × 35 को 11 से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर क्या आएगा। 61 × 35 को डिवाइड किया जाता है 11 से। सबसे पहले देखो 35 × 35 हो गया, और हासिल आई 3 हो गया, 35 × 6 = 210 और 3 213 हो गया। इसको 11 से डिवाइड करना था, 11 × 9 = 11 हो जाता, 10 × 103, 11 × 9 = 99, 11 × 4 = 44। आपका शेषफल 1 बचना चाहिए, यानी रिमाइंडर शुड बी 1, बट इन केस इसको ऐसे रिमाइंडर थ्योरम से करना है, कैसे करोगे, 1 आंसर आना चाहिए। यानी आपने कहा 61 × 35 डिवाइडेड बाई 11 से आपको 61 में डिवाइड करना है। 11 × 5 = 55, बचा कितना 6, 11 × 3 यानी 11 × 3 = 33, बचा कितना 2। अब इनके बीच में प्रोडक्ट क्या लगा हुआ, गुणे का, तो 6 दूनी 12, रिमाइंडर का प्रोडक्ट लिया 12 को 11 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो आपका शेषफल कितना हो गया 1। क्या काम करना है आपको, 2 चीज़ें ध्यान रखें। आपको 11 से 61 में डिवाइड किया, रिमाइंडर 6 आया, 11 से 35 में डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आया। 6 और 2 के बीच में क्या ऑपरेशन लगाएगा, जो ऑपरेशन यहाँ पे है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगा, 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना है 1। सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया?
अब आता है कॉन्सेप्ट निगेटिव रिमाइंडर का। निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आता है। देखो हमने क्या काम किया था, हमने कहा भैया कि 12 को, जैसे देखो सबसे पहले समझो निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या है। हम कहते हैं किसी संख्या 3 में 4 से डिवाइड करते हैं, शेषफल कितना आना चाहिए 3, क्योंकि 4 3 से बड़ा है तो रिमाइंडर 3, ऊपर छोटा वाली संख्या रिमाइंडर हो जाएगी। 3 को हम क्या लिख सकते हैं 4 - 1, 4 से कितना कम है -1, तो ये जो -1 है यही निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। निगेटिव रिमाइंडर का मतलब कि जितना डिवाइजर से कम है, यानी कि अगर 1 और होता तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाती। यानी आपने पहाड़ा पढ़ा 4 एकम 4, 4 से कितना कम आया 3 1, तो -1 हम कह सकते हैं रिमाइंडर बचता है। यानी कि -1 रिमाइंडर बचने का मतलब कि जो रिमाइंडर बचा है वो डिवाइजर से 1 कम है। समझिएगा, अगर -1 बचा है, हमने कह दिया कि देखो रिमाइंडर कितना बचा 4 से 3 में डिवाइड करने पे 3, 3 4 से कितना कम है 3, 4 से कितना कम है 1, यानी कि -1 है क्या रिमाइंडर। रिमाइंडर -1 है, किससे -1 किससे करना पड़ेगा डिवाइजर, यानी भाजक से जो शेषफल है वो 1 कम है। इसका मतलब होता है निगेटिव रिमाइंडर का मतलब कि 4 से हमने 3 को डिवाइड करा, रिमाइंडर मस्ट बी 3। तो आपने कहा रिमाइंडर यहाँ पे -1 क्यों हुआ, क्योंकि जो 3 है वो 4 से 1 कम है, यानी 4 - 1, तो यहाँ पे 4 को नेग्लेक्ट करते हैं, हम कहते हैं -1 रिमाइंडर। इसका अभी कहाँ यूज होगा आपको समझ आएगा। जैसे दूसरा समझिएगा, जैसे मैंने कहा 9 को 11 से डिवाइड करा, रिमाइंडर मस्ट बी 9, बट 9 कैन बी रिटन एज 11 - 2। तो हम क्या काम कहते हैं, हमने कहा जो रिमाइंडर बच रहा है वो 11 से कितना कम है 2, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया 11 छोड़ दो -2, यानी कि निगेटिव रिमाइंडर कहता है कि अगर 2 और होता तो दिस नंबर मस्ट क्या कहते हैं, अगर 2 और होता तो दिस केस या दिस सिनेरियो वुड हैव बीन डिफरेंट, यानी कि अगर केस में अगर 2 और होता, नंबर में कुछ 2 और होता तो ये संख्या खटाखट 11 से कट जाती। क्लियर है, 2 की कमी की वजह से ये नहीं कट पाई, यानी कि 2 की कमी -2, यानी कि -2 इज निगेटिव रिमाइंडर हियर, यानी -2 निगेटिव। अब कहीं पे कि आपने एक्सप्रेशन सॉल्व किया -2 रिमाइंडर है, -2 रिमाइंडर ऑप्शन में नहीं रहेगा, -2 का मतलब 11 - 2, 11 - 2। अगर यहाँ पे -3 होता तो 11 - 3 इसका मतलब होता। मान लो -4 होता 11 - 4, यानी कि अगर -4 रिमाइंडर आ गया आपने सॉल्व किया, इसका मतलब 11 - 4 यानी कि 7 आपका रिमाइंडर है। दैट्स इट, क्लियर। जैसे यही प्रश्न देख लो, 11 से हमने डिवाइड किया, देखो 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना, 61 × 35 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, अब हमने कहा कि 11 × 5 = 55, 11 छक्का 66, हम 6 बार ले जाएंगे, 11 छक्के 66, 66 से कितना कम है, देखो 11 छक्का 66, 11 6, 11 6 जा 66, 66 से कितना कम है 5, यानी कि 5 कम है। 5 अगर और होता है यानी 61 ना होकर 66 होता तो ये कट जाता, यानी -5 रिमाइंडर इधर आ गया। 11 × 33 रिमाइंडर इधर कितना है 2, -5 × 2 -10, -10 का मतलब कितना हो गया कि जो रिमाइंडर आया वो 11 से 10 कम है। 11 से 10 कम होने का मतलब कि रिमाइंडर कितना है 1। क्लियर हो गया। तो हमने चाहे ऐसे करें चाहे वो ऐसे करें। जैसे ये भी देख लेते हैं, 55 × 56 इज डिवाइडेड बाई 57। ठीक है, अब आप अगर 55 × 56 करोगे तो 55 × 55 + 55, यानी कि 30 25 में 75 जुड़ जाएगा, यानी 30 80 होना चाहिए। 30 80 को 57 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा पूछा गया। लेकिन आप क्या काम करोगे, 57 से 55 में डिवाइड करोगे, 55 57 से कितना कम है 2, यानी यहाँ रिमाइंडर हो गया -2, यानी कि अगर संख्या 2 और होती तो ये कट जाती। 57 से 56 में डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा 56, 56 कितना है 57 - 1, यानी रिमाइंडर कितना हो गया -1। अरे देखो 57 से कितना कम है 1, तो -1 रिमाइंडर इधर हो गया। 57 से कितना कम है 2, तो रिमाइंडर कितना हो गया -2। अब इनके बीच में ऑपरेशन क्या लगा हो, गुणे का, यानी -1 × -2 कितना है 2, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 2। अदरवाइज यू वुड हैव बीन गोन टू दिस ऑप्शन, और फिर उसके बाद आप करते रह जाते हैं। क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चंस आते रहेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होएगा। एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं कि हम लास्ट 2 डिजिट कैसे फाइंड करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ और पढ़नी है। लार्ज पावर कॉन्सेप्ट ये क्या है, देखो हमें कहीं कहीं होगा कि जैसे हमें कुछ संख्या दी जाएगी, मान लो p+1 कोई संख्या दी गई, इसके पावर लगा दिया गया x y z, ये कोई संख्या है p x y z सब संख्या हैं, और इसको p से डिवाइड करने को कह दिया गया। ठीक है, या हम कहें p+, यहाँ पे p+a ना लेके p+m ले लेते हैं, p+m ले लेते हैं, इसको p से डिवाइड किया गया। अब कहा गया कि इससे रिमाइंडर बताओ।
अब आप क्या कहोगे कि भैया इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, कई बार ऐसा होगा इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप क्या काम करना है, आप जो बेस है ना, बेस और वो पता है ना कि बेस और पावर क्या होता है, तो बेस को p से डिवाइड करो, बेस को जो डिवाइजर p है उससे डिवाइड करो, तो p से p प्लस m को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा m, और m के पावर पे यही रहने दो एक्स वाई जेड, यानी आपका रिमाइंडर यही हो जाएगा m के पावर एक्स वाई जेड। ठीक है, इससे हमें सॉल्व करना आसान रहेगा। समझिएगा कैसे, देखो सबसे पहले हम लेते हैं, जैसे हमने कहीं कहा p प्लस 1 के पावर 49 है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इससे समझाने में आपको आसान रहेगा। इसको p से डिवाइड करना, p प्लस 1 के पावर 49 को अगर हम p से डिवाइड करेंगे तो इट मीन्स 1 पावर 49 इज डिवाइडेड बाई p। अरे 1 पावर 49 और 1 पावर 49 इज डिवाइडेड बाई p, तो ऑलवेज रिमाइंडर कितना हो जाएगा, क्लियर हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या से उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या के किसी भी पावर में डिवाइड करें तो रिमाइंडर ऑलवेज 1 होगा। हम कहें कि अगर 5 के पावर 1 है उसको 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 मतलब 4 से 5 में डिवाइड करना, 1 के पावर 2 रिमाइंडर 1। वैसे करके देख लो, 5 के पावर 2 25, 25 4 में डिवाइड करेंगे, 5 के पावर 3 125, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 3 12, 4 1 4, यानी कि 1 रिमाइंडर है। वैसे 5 के पावर 3 करें, देखो 4 से 5 में डिवाइड करें, 1 के पावर 3 ऑलवेज रिमाइंडर। समझ में आया, यानी आप कह सकते हैं p प्लस 1 के पावर कुछ भी हो, इफ p प्लस 1 टू द पावर एनीथिंग इज डिवाइडेड बाई p देन द रिमाइंडर विल बी 1, दैट्स इट, क्लियर। चलो अब हम करते हैं एक क्वेश्चन, इसका यूज कहाँ है, जैसे मान लेते हैं हमें दिया गया 49 के पावर 46,232 और इट इज़ डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर क्या होगा, आपने कहा 7 से डिवाइड किया, 7 7 49, अब जब 7 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 हो गया। लेकिन अगर मैं इन केस कह दूँ 7 से नहीं डिवाइड करना, आपने कहा फिर, मैंने कहा 8 से डिवाइड करो, आपने कहा 8 छके 48, बचा कितना, 1 के पावर कुछ भी रहे, रिमाइंडर 1 हो गया, दैट्स इट। ठीक है, अब आपने मान लो कह दिया कि 10, ठीक है, अब 8 से ने डिवाइड करके मैंने कह दिया होता 10 से डिवाइड करो। अब क्या 10 के पावर 10 चौको 40, आप क्या 9 के पावर 4 6 2 3 2 लिख सकते थे, आपने 10 से इसको डिवाइड कर लिया, 9 बचा, 9 के पावर इतना लिखा और फिर 10 से डिवाइड करना। अब आप देखो 10 से अगर हम 9 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 9। अब निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम लगाओ कि 9 ना होकर 9 को हम लिख सकते 10 - 1, यानी 1 की कमी है, अदरवाइज ये कट जाता, यानी निगेटिव रिमाइंडर कितना है, कितने की कमी, 1, कमी मतलब माइनस, तो -1 के पावर 4 6 2 3 ये रिमाइंडर होगा। माइनस के पावर अगर इवन है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव, माइनस के पावर ऑड है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव, यानी ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1, यानी आपका रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया आपका -1, यानी शेषफल कितना है, -1। -1 मतलब कि 10 से 1 कम, 10 से 1 कम मतलब 9। समझ आ गया, समझ आ गया कॉन्सेप्ट। चलो बहुत सुंदर है, एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं। जैसे हमसे कहा गया कि 26 टू द पावर 1 2 3 4 5 इट इज़ डिवाइडेड बाई 9, 9 से डिवाइड किया, 9 से 26 को डिवाइड करोगे क्या आएगा आपका, 9 से 26 को डिवाइड करोगे 9 3 जा 27, ज़्यादा हो रहा है तो 9 से 2 बार ले जाओगे तो ये बचा 8 के पावर 1 2 3 4 5 आया। अब इसको 9 से डिवाइड करना है, आपने कहा 9 से 8 में डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे -1 रिमाइंडर आएगा, -1 के पावर 1 2 3 4 5, अभी मैंने बताया -1 के पावर ऑड तो इसकी वैल्यू ऑड यानी कि निगेटिव हो जाएगी, -1 के पावर ऑड तो निगेटिव वैल्यू, -1 के पावर इवन तो किसी भी माइनस संख्या के पावर अगर ऑड है तो विषम मतलब माइनस वैल्यू आएगी, अगर इवन है यानी सम है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसका रिमाइंडर हुआ -1 मतलब 9 से 1 कम यानी कि 8 रिमाइंडर होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, 9 3 27, आपको क्या काम करना है, 9 3 27, 9 3 27 से ये कितना कम है, -1, तो ये सीधे लिख लेते हैं -1 के पावर 1 2 3 4 5, आपने माइनस के पावर ऑड तो -1 हो गया, 9 - 1 यानी कि रिमाइंडर 8 बचा, दैट्स इट। देखो एक और चीज़ होता है कि हाउ टू फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसका लास्ट 2 डिजिट आपको फाइंड करना रहेगा। ये बेसिकली क्या है, उपयोग है रिमाइंडर थ्योरम का, यानी रिमाइंडर थ्योरम जो है यानी शेषफल जो परमीय है, रिमाइंडर थ्योरम का जो यूज होता है वो कैसे होता है, आप कहेंगे रिमाइंडर थ्योरम का यूज कुछ इस प्रकार से होता है।
अगर हमें कहीं लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने को कह दिया जाए, देखो कोई संख्या है उसका लास्ट 2 डिजिट क्या होता है, हमेशा उस संख्या को 100 से डिवाइड करो। मान लो कोई संख्या लिख दी गई 548, तो जो उसके लास्ट 2 डिजिट होंगे वो 548 के 48 होंगे। 48 क्यों है, हमने इसको लिख लिया 5 के बाद 2 जीरो और प्लस 48 लिख लिया। देखो सबसे पहले समझो, अगर हमें कोई संख्या दे दी गई XY, इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, हमेशा पीछे का अंक, दहाई का अंक ये होता है। अगर हमें इसका इकाई का अंक फाइंड करना तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि 10 से डिवाइड करने पे जो शेषफल आएगा वही इसका यूनिट डिजिट होगा। किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पे जो शेषफल बचेगा वही उसका यूनिट डिजिट होता है। ऐसे जैसे 48, 10 4 जा 40, बचा कितना शेषफल 8, तो आपका 8 यूनिट डिजिट हो गया। 57, 10 5 जा 50, बचा कितना 7 यूनिट डिजिट। क्योंकि वहाँ पे यूनिट डिजिट दिख रहा होता है इस वजह से हम नहीं बोलते। दूसरा, अगर हमें लास्ट 2 डिजिट बोलना है 548 का कितना होगा, तो 5 की जगह पे 1 लिखना है, लास्ट 2 डिजिट की जगह पे 0, यानी 100 से डिवाइड करो, जो शेषफल आएगा वही यूनिट डिजिट हो जाएगा, मतलब लास्ट के 2 डिजिट हो जाएंगे। अब 548 चूंकि आपको दिख रहा है, इसका लास्ट 2 डिजिट फाइंड करना आसान है, लेकिन अब आपको दिया जाएगा एक्सप्रेशन, एग्जाम में एक्सप्रेशन बड़ा सा, मल्टीप्लाइड बाई दिस, मल्टीप्लाइड बाई दिस, मल्टीप्लाइड बाई दिस, उसका लास्ट 2 डिजिट निकालना रहेगा। तो उसके केस में भी कॉन्सेप्ट विल बी द सेम कि you have to divide the whole expression by 100, then you have to find the remainder in that case, or the remainder found in that case will be last 2 digits of that expression, या last 2 digits of the result of that expression। आपको क्या काम करना है, पूरा एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको 100 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो हो जाएगा आपका लास्ट 2 डिजिट फॉर दैट एक्सप्रेशन, दैट से। तो इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं कल, कुछ कॉन्सेप्ट भी बचे हुए हैं, और उसके बाद हम धड़ाधड़ प्रीवियस ईयर के प्रश्न करते हुए हम नंबर सिस्टम को ख़त्म करेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम में बारीकी से पढ़ना इस वजह से पढ़ रहा है क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी थे जो हमने छोड़े थे। ये सारी कॉन्सेप्ट्स करने के बाद हम अगली क्लास में मिलते हैं। 8:30 से 9 के बीच में आपको क्लासेस मिल जाया करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्रैक्टिस शीट भी कल मिल जाएगी क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो ज़रूर लिखें कि कैसी लगी क्लास। मिलते हैं अगली वीडियो में, और स्टार बैच 2.0 की प्लेलिस्ट चेक करते रहें। लव यू ऑल।